नमस्कार, मैं आपसे चले बात विचार सबका स्वागत करता हूँ। रोजगार भगवान आप सभी लोग पहले से आपको स्वागत है। हाँ, दरअसल इसी बात में कहेंगे अतुल यादव जी, जामनी जी, केतन श्रीवास्तव जी, मोहित भगत, नीरज जी, आशीष जी, खुशी जी, मीनू जी, अतुल जी, पंकज जी, निशा जी, शिवानी जी, ऋषिकेश जी, कुलदीप जी, गौरव जी, पूजा चौधरी जी, देव सिंह जी, सुनील कुमार जी, विक्रम जी, आप सभी लोग दरअसल इसी क्लास में आ चुके हैं और जो मिल रहे हैं जल्द से आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपके भाषा की धारणा करनी भाषा के बारे में पूरी चर्चा करनी भाषा रेडियो की तुम्हारी क्लास में है प्रॉपर एकदम से मेरे लिए अच्छा भाषा की धाराओं को स्टार्ट करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार जो धारा होती है भाषा की धारा होती है भाषा की धारा उसी का आखिरकार होती है अगर इस बात करें धारा क्या है काबरी जल की बड़ी राशि काबरी जल की बड़ी राशि जब किसी निश्चित दिशा की ओर प्रवाह हुआ करती है तो क्षीण करती है नदी परिवर्तन करता है तो उसी को महाशक्ति धारा उसी को महाशक्ति धारा कहता है उसी को उसी तरह का उसी को कहते हैं अच्छा आज लेट हो गए हैं अरे पूरा भाई तो यार जाना वाला करो आप मीटिंग दिखा आपको बता दो थोड़ा सा मीटिंग देख चुकी है इसकी थोड़ी सी क्लास मतलब मेरी गलती है इंडिया में मेरी होती बात है इस बात की पंडित जी तो ये चीज क्या है ये बात तो होता है तो इसलिए और थोड़ा सा लेट हुआ पैसा हो गया हमने आपको पैसा ठीक है चलिए तो मसाले का आपको पता चली सारी जनता या जल की विशाल राशि तो किसी निश्चित समय अच्छी होती है उसी को मसाले ठीक है अच्छा मसाले धारा के संबंध में तीन शब्द है एक प्रवाह भी है बाबा यूज होगा एक शब्द जैसे होता है प्रवाह जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ही है ठीक है अच्छा ये होता है अगर किसी धारा के पीछे प्रवाह शब्द यानी उत्तरी अटलांटिक पवन के दिशा में पवन लगातार दिशा ले रही है कैसे आई और एकदम दिशा लेके चलती और इस पर जल को भी क्या करते हैं गतिशील और ऐसी स्थिति में जो जल की विशाल राशि गतिशील हुई है ना उसको हम क्या कहेंगे उसको हम प्रवाह के रूप में ठीक है अच्छा एक होती है विशाल धारा एक होती है विशाल धारा स्ट्रीम इसको कहते हैं विशाल धारा या स्ट्रीम वो क्या होती है जल की बड़ी मात्रा तेज गति के साथ किसी दिशा में गतिशील हो जाए उसे विशाल धारा कहते हैं उसे स्ट्रीम कहते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम ठीक है हाँ चिकुटा महाराज वेब का यूज कर लिया तो उससे जल्दी याद हो जाता है सचिन शर्मा जी द्वारा देखना भी तो पहली बार आए बताओ लल्ला क्या कह रहा है क्यों करा लल्ला के वेब का यूज किया लल्ला कई 200 वेब तो खा चुका मैं तुम्हारी क्लास में लल्ला मुझे सिखा रहा है कि वेब का इस्तेमाल किया आवाज बेटा पता चल गया तुम मेरी क्लास में बहुत दिनों बाद आए या फिर पहली बार ले रहे तुम्हारी तो पता चल गया ठीक है हाँ मतलब ज्यादा बोलने के चक्कर में भी कोई भूल देते बच्चे ठीक है जल्दी रहो देखिए प्रवाह प्रवाह क्या लिखा हुआ है सागरीय जल पवन से प्रेरित होकर गतिशील होता है तो मेरे प्यारे बेटा उसे क्या कहते हैं प्रवाह जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ठीक है जरा जल चलोगे इसको आप नोट कर लो फिर मैं धारा भी कराता हूँ विशाल धारा ठीक है जल्दी से नोट करो बच्चे पागल हो गया क्लास में नहीं आता है शाबाश कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ठीक है असल हो तब लोग ये देखो अरे वाह चलो कॉलेज में भेज दिया है नोट कर लो हाँ रेलवे वाले टॉपिक लास्ट रेलवे वाले टॉपिक बात आवाज बहुत अच्छा करिए ना शाबाश अच्छा अब धारा क्या होती है ये भी देखो धारा यानी कि करंट जब सागरी जल की निश्चित सीमा के अंदर तेज गति से प्रवाहित होता है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चा धारा कहते हैं और विशाल धारा यानी कि स्ट्रीम किसे कहते हैं जब जल की विशाल मात्रा तेज गति से एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है तो इसे हम विशाल धारा कहते हैं जैसे गल्फ यहाँ पर जब भी मैं धाराओं के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाना कि प्रवाह क्यों इस्तेमाल किया है स्ट्रीम शब्द क्यों इस्तेमाल किया है करंट क्यों शब्द इस्तेमाल किया है नहीं अब मैं तुम्हें भाई साहब हंसाऊंगा 2-3 दिन से खाया नहीं आज इसके बाद असर ये नोट करो फिर तुम्हारा असर
अच्छा, मैं उस टाइम भी करवाऊंगा, चिंता होगी, फिर तुम्हारी सब कुछ करो। हो गया ये मेरा, नोट कर लिया। चलो भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा अब देखो, जैसे धर्म, ये महासागरीय धाराएं क्यों चलती है, ये बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक जॉगिंग मशीन आती है, ऐसे करती है, ऐसे जॉगिंग मशीन। अब उसमें पिक्चर में आपने देखा होगा हीरोइन ऐसे करके जो करती है, जॉगिंग करती है, बड़ा एकदम से ऐसे करके दिखाया। वे वहां पहुंचे, जॉगिंग मशीन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, हीरोइन ऐसे करके ये करके जॉगिंग कर रही है, मैंने खड़ा उसकी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि तो वो ऐसे करने लगा, हीरोइन खड़ा चुकी आगे बढ़ पीछे, इसके बाद चुकी आगे बढ़। अभी तो हीरोइन चुकी आगे लगती है, ऐसे लटका लेती है, चुकी आगे लगती है, दिमाग की लाइट चुकी लगती है। भैया ध्यान रखिए, यानी कि अगर स्पीड जॉगिंग मशीन की ज्यादा होगी तो स्पीड जॉगिंग मशीन कैसे चली, ऐसे, और हीरोइन कैसे करेगी, पीछे बैक साइड। ऐसे ही एक बिल्कुल समतल मेज है, बिल्कुल समतल मेज, आदर्श रूप से प्लेन मेज है, उस पर मैं आदर्श रूप से प्लेन रुमाल होती है, रुमाल पर लिया 5 का सिक्का, मैंने एक झटके से, एक झटके से उस रुमाल को हटा दिया, एक झटके से रुमाल को पैर में चल रही, तो जो सिक्का होगा वो किधर गिरेगा, सिक्का किधर गिरेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, या तो वही जाएगा ऐसे, रुमाल में से सरका, सिक्का या तो गिरा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज होता है, इसी प्रकार, जस्ट इसी प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, कैसे ऐसे करके 1666 किलोमीटर प्रति घंटे के 1666 1666 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है बच्चा। अच्छा 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूम रही है, लेकिन उसके धरातल पर मौजूद जल है, सागरी जल, महासागरी जल, वो उस स्पीड को कवर नहीं कर पा रहा, और महासागरी जल कैसे घूम रहा है, वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, विश्व तरीके से। तो आपने देखा होगा किसी भी महासागर में देख लो, जो विश्व तरीके क्षेत्र होते हैं वहां धाराएं पूर्व से पश्चिम की चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि सागरी जल जो है उस स्पीड को कवर नहीं कर पा रहा, जिस स्पीड में पृथ्वी क्या होती है उस स्पीड में सागरी जल बच्चा पानी का पता कवर क्लियर। अब इसके बाद सुनो, ये तो गया प्यारे का, इसके बाद हो गई, ये बात हो गई आपकी दो फटाफट से, ये बात हो गई इसकी, ये बात हो गई विश्व की। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ कि जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है, इसका मान होता है G_m_E/r, G_m_E/r, यह G कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब बराबर रहेगा हर स्थिति में, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, पृथ्वी कांस्टेंट में वो भी इसमें रहेगा, लेकिन R बदलेगी, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की आकृति कुछ ऐसी है, तो वो पर चुकी हुई विश्व तरीके क्षेत्र केंद्र होती है, R क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से, तो ये विश्व तरीके क्षेत्र में दूरी है R1, ये दूरी क्षेत्र में दूरी है, जिसे R R1 इज ग्रेटर देन R2 है कि नहीं, यानी कि R1 बड़ा है R2, यानी विश्व तरीके क्षेत्रों में, विश्व तरीके क्षेत्रों में जो केंद्र से दूरी है वो ज्यादा होगी अपेक्षाकृत ध्रुवीय क्षेत्रों में केंद्र से दूरी। ध्यान रखिएगा, जहां दूरी ज्यादा होगी वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, दूरी ज्यादा जी कम, जहां दूरी ज्यादा होगी वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, जहां दूरी कम होगी वहां जी जो है उसका मान कैसा होगा, उसका मान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, रिलेटिवली बोलो क्लियर, जी कम यानी कि दूरी ज्यादा, जी ज्यादा यानी कि दूरी कम, बोलो क्लियर है, जी है ये स्क्वायर, आप देख सकते अच्छी तरीके से देख सकते हो, अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दूरी ज्यादा कहाँ है, विश्व तरीके क्षेत्रों में, तो यहाँ जी कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, दूरी कम कहाँ है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो यहाँ जी का मान कैसा होगा, 4 होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, 4, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम से क्लियर, एकदम फटाफट क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, एक और उदाहरण है, जैसे मैं अच्छा सुनो,
अब मुझे एक लड़का है, ये सचिन शर्मा है, ये वगैरह मुझे तो मैं नहीं लगा, मैं पढ़ा यही है। अब ये मुझे नीचे क्यों खींच रहा है? एक तो मैच करो, कम स्पीड से खींचेगा तो कितना झूठ, सारा खींचेगा तो ज्यादा झूठ बोलो। हालांकि इसके खींचने से खींच नहीं रहा, पर फिर भी मेरी जगह पे दूसरा होता तो वो तो खींच जाता, कम खींचता तो थोड़ा कम, ज्यादा खींचता तो ज्यादा। ऐसे पानी है मेरे प्यारे बच्चे। आप बताओ कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है पृथ्वी क्षेत्रों पर, तो पानी का तल कैसा हो जाएगा? नीचा। पानी का तल नीचा। और मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जी कम लग रहा है तो पानी का तल कैसा होगा? ऊंचा। इस क्षेत्र में पानी का तल ऊंचा होगा, पानी का तल ऊंचा। और फिर क्या होगा? तल संतुलन करने का प्रयास करेंगी धाराएं, और तल संतुलन करने के चक्कर में धाराएं विश्वतरे के क्षेत्रों से चले, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण हो, क्योंकि पानी का काम क्या होता है? जनरली पृथ्वी पर हमको संतुलन देखने को मिलता है, यानी कि उच्च लेवल से नीचे निम्न लेवल की ओर जल भी चलता है, हवाएं भी चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, जल भी उच्च तल से निम्न तल की ओर गतिशील होता है। विश्वतरे के क्षेत्रों में तल ऊंचा, ध्रुवीय क्षेत्रों में तल नीचा। धारा कैसे चलने लगेगी? कुछ इस प्रकार से चलने लगेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसके बाद सुनो मेरे प्यारे बच्चा, ये भी आपने देख लिया होगा। अब देखो, अब दिशा कैसी हो जाएगी? विश्वतरे के क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों को ऐसे करके चलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, वो गाना तो सुनी रखा है, नायक नहीं खलनायक मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक मैं। गाना सुना है कि तुमने? मैं क्या करूँ इस गाने का भी बैंड एम्बेसडर, ये बार बार क्यों गाना आ रहा है? क्योंकि बड़ा एकदम भर नहीं है, एकदम भाई साहब मतलब संदेश दे रहा है गाना। जैसे समाज सीधे साधे व्यक्ति को सीधा नहीं चलने देता, वैसे ही कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल भैया, वो कोरियोलिस बल जो है वो धाराओं पर अथवा पवनों पर सीधा नहीं चलने देता। अब उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ेगा? धाराएं चल रही है ऐसे, वो मोड़ देगा ऐसे। दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेगा? बाईं ओर धाराएं चल रही है ऐसे, वो बाईं ओर मुड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। लो ये धारा मुड़ी ऐसे करके चलने लगेगी। एक बार पूरे मुड़ेगा ये कोरियोलिस बल, धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि चक्राकार रूप ले लेती है। जहां से चली वही, बोलो क्लियर है? चल जहां से चला वहीं की वहीं आ गया, एक चक्र। और ये चक्र विश्व प्रशांत महासागर में भी, अटलांटिक महासागर में भी और हिंद महासागर, तीनों महासागर में ये चक्र आपको देखिए। इसने खलनायक ने कोरियोलिस बल खलनायक, ये रहा खलनायक। कौन सा है भैया? कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल। ये कौन है? खलनायक है। ये सीधा नहीं चलने देता तो पवनों को, ठीक है नहीं? हाँ चलो भैया, अब इधर देखो। अब जैसे कोई भी सागर है, मान लो मैं हिंदू महासागर की, अटलांटिक महासागर की चर्चा करूं मेरे प्यारे बच्चा, अटलांटिक महासागर में धारा कैसे चलेगी? ऐसे पहले यूं चली, फिर यूं चली, फिर यूं चली, एक चक्कर बन गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है जी। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर क्या बन गया बच्चों? साइकिल बन गया। बोलो क्या बन गया? साइकिल बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से क्लियर बताओ, एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, अब जैसे भारत में बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखते हैं मोहन, सोहन, राम, कृष्ण, जगन्नाथ, ये नाम रख जाते हैं। और अगर बच्चा जन्म लेता पाकिस्तान में, उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा मोहम्मद, सलमान और अब्दुल, करीम, रहीम, ऐसे नाम रखते हैं। तो बच्चा अगर जन्म लेगा, बच्चा सेम है, पूरा मनुष्य एक तरीके से बनाया भगवान ने। अब वो बच्चा अमेरिका में जन्म ले तो डोनाल्ड करके उसका नाम अलेक्जेंडर, ये नाम उसके रखे थे। इसी प्रकार से धाराएं जहां जिस देश के पास, जिस स्थान के पास से निकलती है, वहां लोकली धाराओं को अलग अलग नामों से अलग अलग नाम से बुलाया। जैसे इस जगह धारा चल रही है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ धारा चल रही है तो गल्फ स्ट्रीम, यहाँ धारा चल रही है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये विश्वतरे की धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये कनाली धारा है। यानी कि पानी, धारा मतलब क्या है? पानी है, लेकिन अलग अलग स्थान के लोगों ने नाम करते हैं ना। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे है? बच्चे पूछते हैं मासा बताओ क्वेश्चन कैसा है? बच्चों का सवाल लेता है क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ फलानी धारा किस महासागर से, उनमें से 4 महासागर दे रखे, आपको चुना ये इस महासागर से, और एक धारा
एक जो है ये क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की धारा कौन सी है। और मैं 4 ऑप्शन में से एक धारा प्रशांत महासागर से कोई क्वेश्चन याद आएगा। ये बताओ इनमें से अटलांटिक महासागर की गर्म धारा कौन सी है या अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा कौन सी है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। आशुतोष कुमार यादव जी, सर ये क्या चल रहा है, ये नाच गाना चल रहा है, यहाँ बसंती नाच रही है, गब्बर नचा रहा है, बसंती नाच रही है। ये क्या चल रहा है पता ही नहीं है, क्या चल रहा है। महासागर की धारा चल रही है, अगर पानी फैला महासागर की धारा को चलाने के लिए देखते जा सकता हूँ, वही चल रहा है। चलो भैया इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, ये तो क्वेश्चंस के टाइप होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो धारा होगी कैसे चल रही है ये पता चलेगा। एक चीज ध्यान रखना, जो धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी वो धाराएं गर्म, क्योंकि विषुवत रेखा चित्र में क्या होता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत करती है, ये चित्र अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो क्लियर, ये चित्र अपेक्षाकृत क्या होता है, गर्म, ठीक है। और जो धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा चित्र की ओर चलती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा चित्र चाहे ऐसे करके चले, चाहे इधर से उत्तरी ध्रुव से चले, चाहे दक्षिण ध्रुव से, ये धाराएं ठंडी धारा, ये क्या होती है, ठंडी धारा। कैसे होती है, ठंडी धारा, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है और बर्फ के पिघलने के कारण ये धाराएं। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां कहीं भी गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है, जहां कहीं भी गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है, वहां मछली पालन के लिए होता है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास होता है। जैसे एक धारा है आपकी, गल्फ स्ट्रीम और एक धारा है आपकी लेब्राडोर, ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, एक धारा है ये लेब्राडोर। चाहिए दोनों धाराएं इस जगह पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, और जब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर ये मिलती है तो यहाँ पर कुछ मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास होता है, जिनमें ग्रैंड बैंक धारा है, जिनमें जॉर्जिस बैंक धारा है, जिनमें जॉर्जिस बैंक, ग्रैंड बैंक भी इनमें दोनों क्लियर को अच्छी तरीके से होता है। ग्रैंड बैंक और ये क्या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, तो क्या है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, क्लियर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि गर्म धारा का पानी और ठंडी धारा का पानी मिल जाता है, जब पानी गर्म रहता है ना ठंडा रहता है, एकदम सम पानी हो जाता है, और ठंडी धारा अपने साथ मछलियों का भोजन होता है, प्लैंकटन उनको लेकर आती है। अब भोजन उपलब्ध हो गया, जब गैस का मछली में मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहां भी गर्म धारा प्रवाहित होगी वहां तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाएगी और वहां पर वर्षा बढ़ाएगी। अब जैसे गर्म धारा ये वैली ब्राजील धारा है, तो इस क्षेत्र का तापमान निश्चित तौर पर इंक्रीज करेगा, तो तापमान बढ़ेगा, गर्मी की ऋतु आएगी और गर्मी की ऋतु में निश्चित तौर पर बोलो निश्चित तौर पर क्या करेंगे। और दूसरी बात यह कि जहां ठंडी धाराएं बहती हैं, कोल्ड करंट्स, ठंडी धाराएं, वो मेरे प्यारे बच्चों कोल्ड करंट्स में, ठंडी धाराओं में बैठेगा, वो अपने तटीय क्षेत्रों का तापमान गिरा देगा। जब तापमान गिरेगा तो हवा भी ठंडी होगी, ठंडी हवा भारी होती है और भारी होकर नीचे, यानी कि बारिश वहां नहीं होती, वहां मौसमों का विकास होता है। जैसे यहाँ है कौन सा, नामीर मौसम और काला हरी मौसम, कौन सा है, काला हरी, ये मौसम। तो गर्म धाराएं वर्षा कराएगी, तट का तापमान बढ़ाएगी, ठंडी धाराएं तट का तापमान गिरा देगी, मौसम। अब ऐसा नहीं कि केवल ठंडी धारा ही मौसम का निर्माण करेगी, लेकिन मौसम के निर्माण में ठंडी धारा कैसा पढ़ा कि पहली बार में सिलेक्शन हो गया, भैया तुम बताइयो यार, तुमको सिलेक्शन ले लिया एकदम से। चलो अब इन चीजों को जो मैंने समझाया है ना, इनको आगे लिखाने की बात, आगे लिखाने की बात, लिखने। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 1666 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूर्णन कर रही है, जिसे धरातली जल दौड़ नहीं कर पाता, फलस्वरूप विषुवत रेखा क्षेत्रों में धारा क्या करोगे। आराम शर्मा जी तुम्हारा तो समझ लो हमेशा करता है, आज गाड़ी बना मतलब टाइम नहीं आया, ऐसा तुम लोगों के चक्कर बहुत मेहनत करते 5 क्लास, फिर तुम्हारे कई लोग वैसे रिप्लाई आया और मैसेज आया तो रिप्लाई करना होता है ऐसे।
लास्ट वाली क्लास में ना पढ़ूंगा, बिल्कुल लास्ट वाली क्लास। बोला कि आपने लव मैरिज की थी क्या? एक लव मैरिज की थी, एक अरेंज मैरिज की है, और एक लव प्लस अरेंज दोनों की है, 3 मैरिज करी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत अच्छा, नोटेड है, बोला जल्दी नोट कर लिया कि नहीं? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए क्या है कि चूंकि विश्वोत्तरी के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण को ध्रुवीय क्षेत्र के नीचे कम लगता है। अब विश्वोत्तरी के क्षेत्र में पानी का तल ऊंचा और ध्रुवीय क्षेत्र में पानी का तल नीचा होता है, तो उदाहरण विश्वोत्तरी के क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ऊंचाई ये बताता है आपको। ये विश्वोत्तरी के क्षेत्र है, कौन से धारा के साथ ध्रुवीय क्षेत्र, कौन से पूछो। अरुण सक्सेना RWA के नाम से आईडी में गुरु अरुण सक्सेना RWA, ठीक है आपका भाई। टेलीग्राम पर अगर आपको हैक करना है, आईडी दिया है। चलिए आगे बढ़ जाए। नोटेड, चलिए बहुत अच्छा, ये भी आपने क्या कर लिया, अगला। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अरे तो चलिए बहुत बढ़िया, तो कौन से आ गया। अच्छा इसके बाद मैंने क्या बताया कि कोरियोलिस वाले तारों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, इधर बोले था उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में किधर, बाईं ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये धाराएं कैसा चक्राकार रूप ले लेती है, पहले चली ऐसे, फिर ऐसे दोनों की ओर, और फिर कोरियोलिस वाले मुड़ा, फिर कोरियोलिस वाले मुड़ा, आगे पूरा चक्राकार रूप हो गया। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी नोट कर लिया। अब इसके बाद कुछ चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि तारों का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में गिरावट लाती हैं, जिससे वहां का मौसम शुष्क और सर्द होता है। ठीक है जी, ये भी नोट। आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, गर्मी आज ज्यादा लग रही है। गर्म नोट भाई फटाफट से। विष्णु कुमार की मम्मी की याद आ रही है? कल संडे भैया मम्मी से
चलिए बहुत अच्छा, ये नोट हो गया आपका। अगर ये भी नोट कर लिया है आपने तो फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ये गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भाग में वर्षा का कारण बनती है, जिनसे वहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है, जहां सालों भर वर्षा प्राप्त होती है। जबकि ठंडी धाराएं तटीय भाग में आर्द्र पवनों के प्रभावी नहीं होने की स्थिति उत्पन्न कराती है, जिनके कारण वहां मौसमों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेंगुएला धारा के कारण कालाहारी एवं फॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनियन मौसम का निर्माण होता है। फॉकलैंड धारा, ठीक है, करिए फटाफट से। सर आपके चैप्टर का क्या नाम है? महासागरी धारा है। ये भी फटाफट 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 क्या करना चाहिए बच्चे? और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और बस मुझे बताना है, उसके बाद आता ये जो चीजें मैंने समझाई है वो पोर्शन याद रखो। और फिर मैं आप लोगों को तीन महासागर होते हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, इन महासागरों में विभिन्न धाराओं के स्थानीय तौर पर क्या नाम है, ये लास्ट पॉइंट यही वाला है, इसको आप ऐड करो। ठंडी धाराएं अपने साथ प्लवकों को मिलाती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है। प्लवक मतलब प्लैंकटन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा? प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है। जहां ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिलती है वहां प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं निर्मित होती है। उदाहरण के लिए न्यूफाउंडलैंड के समीप ठंडी लैब्राडोर धारा एवं गर्म गल्फ झील के मिलने से इस क्षेत्र में ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक जैसे मत्स्य बैंकों का विकास हुआ है, या मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का, ऐसे कह सकते हैं, मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास हुआ है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड बैंक। अच्छा, पेरू के तट पर एंकोवीज मछलियों का वितरण भी पेरू या हुम्बोल्ट ठंडी धारा से संबंध रखता है, क्योंकि ये उनके लिए प्लैंकटन लाती है। जब एलिनो गर्म जलधारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा यहाँ सतह के ऊपर नहीं आ पाती और यहाँ मत्स्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एलिनो प्रभाव क्या है ये नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, फटाफट से इसको क्या, ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद तीन इनके तीन महासागरों की प्रमुख धाराएं रह गई हैं और उनको मैं करूंगा टाटा दिया, ठीक है। जल्दी से करिए बेटा कॉपी। हाँ, मोहम्मद कासिम जी, केवल लिखा रहा हूं मैं, समझा तो लाई नहीं, क्योंकि नहीं लिखा मैंने गदर हो जाएगा, इस बैच के बच्चे गदर कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो बस, अब लिखने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अब लिखना नहीं, केवल मैप पर समझना है, इसके बाद करो नोट जल्दी से। तुम्हारी जी पिछली वाली स्लाइड नोट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, इस स्लाइड को जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे पिछली वाली स्लाइड भी मिला दोबारा से आप करिए नोट जरा। हो गया नोट? बहुत अच्छा। इसको करने के बाद अगर ये नोट हो गया है तो पिछली स्लाइड में अगर कोई भी चीज नोट करने के लिए शेष बची हुई है, बाकी है, तो उसको भी मैं आपके सामने लगाता हूँ और उसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। ये लीजिए, ये लास्ट स्लाइड है और उसमें कुछ भी शेष रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपकी ये क्लास जो है वो समाप्ति की ओर आगे। ये क्लास नहीं, ये तो समझ लो बहुत ही बड़ा भंडार है हीरो का। ये कुछ भी कह सकते हैं, रवि कुमार जी, सर जी, शंकर भगवान से सुंदर कन्या मेरे लिए विवाह करवा दीजिए, यहाँ पे व्रत रखूंगा सोमवार को, 16 सोमवार करता हूँ,
तो दोबारा क्या करवाते करवाते ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ जितनी चीज मैंने आज की क्लास में आपको सिखाई है वो आप लिख भी चुके हैं। तो चीजें आपकी हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट। मंडे को मुलाकात होगी और मंडे को इस महासागरी धारा नामक टॉपिक को पूरी तरीके से आपको मैं करा दूंगा कंप्लीट। और फिर उसके बाद ज्वार भाटा इत्यादि टॉपिक्स को मैं आपके लिए उठाऊंगा। तब तक के लिए भाई अब मुझे इजाजत दीजिए। कल संडे है, आराम से पूरे दिन पढ़िएगा और पढ़कर क्लास में आनंद लीजिएगा। जय हिंद। स्टार्ट है जी, गुड इवनिंग है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता दूं कि आपकी 3 क्लास होती है शरीर लक्षण सीरीज के अंतर्गत, जिसमें 1 बजे मैथमेटिक्स, 3 बजे गलत बोल दिया 1 बजे आपकी जीएस और 3 बजे मैथमेटिक्स, और अब बजे है 5 ये है रीजनिंग की क्लास। चलिए 35 प्रश्न देखेंगे। क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न, वो आपके सामने रख रहा हूं। पहला ही प्रश्न आया है सिलोजिज्म से। सिलोजिज्म न्याय निगमन उत्तर बिल्ली वाला चैप्टर सभी लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद जुड़े हैं, एग्जाम चल रहे थे इसलिए, अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है? क्या है? कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं। हमने क्या करना है? वेन डायग्राम बनाना है। कुछ चाबियां ताले हैं, तो ये मैंने चाबी बना दी है ना, और कुछ चाबियों को ताले कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। फिर आगे कह रहा कुछ ताले संख्याएं हैं, तो कुछ ताले को संख्या हमने बना दिया, कुछ ताले की संख्याएं हैं। फिर सभी संख्या अक्षर हैं, तो सभी संख्या को अक्षर के अंदर बंद कर देते हैं कुछ इस तरीके से। फिर कह रहा है सभी अक्षर शब्द हैं, तो सभी अक्षर को भी बंद कर देते हैं किसके अंदर? शब्द के अंदर। अब आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या सही है क्या गलत है, इस बात को जानने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलिए पहला डिस्कस कह रहा है कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो देखकर बताइए क्या कुछ शब्द संख्याओं में है? हाँ सर, बाहर से रिलेशन अंदर की ओर आ रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो निष्कर्ष सही होता है। अब जब बाहर से अंदर की ओर रिलेशन आता है और कुछ में आता है तो वो हमेशा सही होता है। तो इसका मतलब यह निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर कुछ ताले अक्षर हैं, तो हमने देखा क्या कुछ ताले अक्षरों के अंदर हैं? जी सर बिल्कुल, ये वाला पोर्शन ताले का अक्षरों के साथ कॉमन है, तो यह निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों निकलते हैं। ऐसे केस में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं। उम्मीद है सभी साथियों की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बोथ राइट इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया आंसर सी। अजय कुमार, सूरज, सचिन बघेल, राम राम भाई, ज्ञानेंद्र राजपूत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये उसी की इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक तो है पहला सवाल। दूसरा ये है, दूसरा सवाल कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। आइए समझते हैं क्या करना है ऐसे सवाल में। देखो होता क्या है, जैसे उसने कहा ना प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी, तो हमारे दिमाग में आता है 9, आखिरी पोल 9, और फिर कह रहा है 50 मीटर का अंतर है, तो 50 का गुणा कर दिया, 9 पंजे 45, 450 आंसर बता दिया, और 450 ऑप्शन में भी आंसर टिक कर दिया। गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझना। गलत इसलिए हो जाएगा कि जो 9 पोल गड़े होंगे उनके बीच में जो दूरी बनी होगी ना 50-50 मीटर की, वो एक्चुअली 9 नहीं बनी होगी। कितनी बनी होगी? 8। ऐसा इसलिए होता है कि पहला पोल तो बिना किसी दूरी के गड़ गया, अब इसके बाद जब दूसरा पोल गड़ेगा तब जाकर 50 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट होगा, सही बात है। इसके बाद तीसरा पोल गड़ेगा, फिर से इनके बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट होगा, फिर चौथा पोल गड़ेगा, फिर 50 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट होगा। ऐसे करते करते कितने पोल गड़ेंगे बताइए जरा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोल गड़ गए। लेकिन ये 50 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 का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली तो बना, तो 8 बार डिस्टेंस बन रहा है 50 मीटर का। तो इनके बीच में जो फासला होगा ना पहले और 9वें के बीच में 8 पंजे 40, 400 मीटर का होगा। कितने का होगा साथियों? 400 मीटर का होगा। और 400 मीटर आपको कौन से विकल्प में दे रखा है, जल्दी से बता देना साथी, कौन से विकल्प में दे रखा है? बी बॉम्बे में दे रखा है। आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सभी साथी समझ पाए हैं? इस बात को डायरेक्ट थम्स अप करके बता देंगे कि आपको बात समझ में आई या नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगर सवाल है ये, सवाल समझ में आए तो बताओ, नहीं तो फिर मैं कराता हूं। सवाल कह रहा है यदि एक निश्चय किया, यदि यह निश्चय किया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी के बाद एक एक को छोड़कर आने वाले अक्षर को छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल में लिखा है,
ठीक है। तो मंडे के बाद 5वें दिन को लिखने में निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका होगा? पहली बात, मंडे के बाद 5वां दिन, मंडे में 5 दिन जोड़े, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखो ऑप्शन भी सब सैटरडे के ही बने हुए हैं। अब नोटिस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेंटर का टाइम चेंज हो गया, रिकॉर्डेडली देखनी पड़ेगी। आज नोटिफिकेशन नहीं मिला, अच्छा ऐसा कैसे हो गया? आइए चलिए समझिएगा। उसने कहा था बी के बाद एक एक को छोड़कर आने वाले हर अक्षर को छोटे अक्षर में बदलना है। पहले बी बदल गया, उसके बाद जो सी आएगा उसे नहीं बदलना, वो तो कैपिटल ही आएगा। फिर डी बदल गया, फिर ई आएगा, वो आपका कैपिटल ही आएगा। फिर एफ स्मॉल में बदल गया, एफ के बाद जी आएगा, वो कैपिटल में आएगा। नोटिस करेंगे कि जो बी है 2 नंबर, डी है 4 नंबर, एफ है 6 नंबर। ये इवन नंबर वाले जो है ना, ये तो स्मॉल लेटर्स में लिखे गए, स्मॉल लेटर्स। अच्छा, ये है 3 नंबर, ये है 5 नंबर, ये है 7 नंबर। यानी कि जो ऑड नंबर है ना, ऑड, इनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ऑड नंबर कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए सैटरडे देखना है, एस 19 पर होता है। 19 मतलब ऑड, और ऑड का मतलब कैपिटल में होना चाहिए, तो ये सब में कैपिटल में दिया है। एस के बाद ए भी 1 पर, 1 मतलब ऑड, ऑड का मतलब कैपिटल में सब में दिया है। टी इवन पर है, इवन पर है तो स्मॉल में होना चाहिए, स्मॉल में सब में दिया है। यू 21 मतलब ऑड, ऑड का मतलब कैपिटल में, ये कैपिटल में नहीं है, देखो यू हटाइए, ये है, ये है, ये है। यू के बाद आर की बात करें, स्मॉल में है, क्यों? क्योंकि वो इवन नंबर है तो स्मॉल में ही होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद डी भी स्मॉल में ही चाहिए क्योंकि वो इवन नंबर है। इसके बाद ए आपको कैपिटल चाहिए, इसमें स्मॉल में दे रखा है, ये गया काम से, इसमें स्मॉल में दे रखा है, ये गया काम से, और बचेगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन गया। क्या सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? बुक चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए, उसे एप्लीकेशन पे जाकर तो हो जाएगी ऑर्डर। यहाँ पर भी आपके सामने आता है ना, शॉप करके उसमें से कर सकते हैं आपसे ऑर्डर। ठीक है, सर रीजनिंग में स्कोर को इंक्रीज कैसे करें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन आई कैन से अ वुमन परफेक्ट। वही करना है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करके। चलिए आइए, नहीं बी के बाद नहीं बोला था, वो बी से ही शुरू करना था, बी से ही शुरू करना था। बी के बाद बोलोगे तो आप बी को कैपिटल रखोगे, बी को कैपिटल रखोगे तो बी का मतलब इवन नंबर कैपिटल होगा और नंबर स्मॉल, और नंबर स्मॉल, एस तो कोई सा है ही नहीं, देखो वो गलत है। चलिए आगे देखेंगे इस सवाल में। अच्छा, आंसर आना शुरू हो गए। त्रिभुजों की संख्या बता रहे हैं सभी लोग। इसमें त्रिभुज कितने हैं? कह रहे हैं 9 है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 10 है। सनी पटेल कह रहे हैं 11 है। 11 भी दिख रहे हैं क्या किसी को इसमें? सनी पटेल ही आंसर 11 दे रहे हैं, बाकी सब 10 और 9 दे रहे हैं। चलिए आइए देखिएगा, आइए देखिएगा। सबसे पहले नोटिस करिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बात ये है कि आप क्या इस शेप को पहचान रहे हैं जिस पर मैं लाल पेन चला रहा हूँ? ये त्रिभुज है, बीच में एक लाइन गई, इसमें कितने त्रिभुज निकलते हैं बताइए? इस 3। अच्छा, 3 के बाद अब नोटिस करना, आप जहां पर मैं यहाँ पर पेन चलाऊंगा बस उन्हीं को नोटिस करिएगा। क्या आपने ये वाला एक त्रिभुज अभी तक गिना है? नहीं, इसे भी गिनिए। क्या आपने ये बड़ा वाला त्रिभुज अभी तक गिना है? नहीं, आप इसको भी गिन लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे तो क्या आपने इस बड़े त्रिभुज के साथ बीच में पार्टीशन होने के साथ 3 त्रिभुज अभी तक गिने हैं? नहीं, इसको भी गिन लीजिए। अच्छा, 12 भी हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है, शानदार जी। अच्छा, इसके बाद ये वाला छोटा ट्रायंगल तो अभी तक हमने गिना ही नहीं है, इसको भी गिन लीजिए। अच्छा, अब नोटिस करेंगे इसके बाद क्या है। इसके बाद जो बचता है वो एक त्रिभुज ये वाला बचता है, ये बड़े लेवल पर यहाँ से चले, यू करके जाए, यू करके जाए। क्या हमने ये अभी तक गिना था? नहीं, एक इसको भी गिन लीजिए। ठीक है, शालिनी रजनी ओझा कह रहे हैं 11, बाकी सब 10 कह रहे हैं मेरी तरह। ये कितने हो गए शिवानी? देखो अभी कितने हो गए? 10 हो गए होंगे। कितने आइए? 3 4 5 6 7 और 3 10 हो गए। अब यदि कोई कह रहा है कि सर ये भी तो एक त्रिभुज है, तो भाई आप गलत। ये त्रिभुज है या फिर इसका ये कोण दिख रहा है, ये 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और ये 4 भुजा, क्या ये त्रिभुज है? तो ये नहीं गिनना है, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज नहीं है। इसलिए केवल कितने होंगे इसमें? 10 होंगे। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं अच्छी तरीके से? वेरी गुड आफ्टरनून कृतिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ है, कथन एवं कार्यवाही से है। यदि केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है तो ए लगाना, बी कब लगाना? यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, सी कब लगाना? यदि कार्यवाही 1 या कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रही कथन, ये रही उसकी कार्यवाही। कथन कह रहा है पिछले कुछ महीने से अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की अकर्तव्यता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? समस्या कहाँ है? उसने कहा कि पिछले कुछ महीने से अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की अकर्तव्यता, मतलब कर्तव्य नहीं निभा रही है पुलिस यहाँ पर, वो उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। कार्यवाही, क्या कार्यवाही होनी चाहिए इसके लिए? पहला है कि निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। बट ऑब्वियस है, ये कार्यवाही तो बहुत जरूरी है। उस जनता में विश्वास दिलाना जो वहां पर इकट्ठी हुई है, आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी व्यक्ति को उजागर करने के लिए, जब वो अकर्तव्यता कर रहा है। इसलिए पहला वाला तो राइट है मेरे हिसाब से। दूसरा पहला है पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए। जाओ यहाँ से, बिना किसी समाधान के जाओ यहाँ से, और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। तुरंत कार्रवाई करेंगे। तुरंत कार्रवाई का तात्पर्य क्या होता है कि आपने कोई जांच पड़ताल तो की नहीं, कौन दोषी है,
है ना, कितना दोषी है और क्यों दोषी है, ये सारी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है, जो कि तुरंत कार्यवाही में नहीं हो सकती। इसलिए उसने कहा तुरंत कार्यवाही करेंगे, उसकी वजह से ये कार्यवाही मुझे गलत लगती है। पहली सही है, तो जब पहली सही होगी ऐसे केस में आंसर क्या टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जय श्री श्याम अनुज जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है, यूसी की इंग्लिश की। अगला सवाल छठवां सवाल है सीरीज से यानी कि श्रृंखला से। सीरीज से है यानी कि श्रृंखला से है। 44 38 35 37 48 76 135। नहीं पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, बल्कि ये पूछा इसमें गलत संख्या कौन सी है, वो आपको बताना है गलत कौन सी है, बताइए। देखिए ध्यान से, यदि आप इनका डिफरेंस करके देखें तो 44 से 38 4 और 2 -5 नजर आएगा। 38 से 35 -3 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर +2 हुआ। बस यही पर हमारा दायरा टूट गया। नहीं सर, श्रृंखला बन रही है, आप आगे तो बढ़िए मेरे सर। आगे बढ़े तो 37 से 48 सर 11 प्लस हुआ है इसमें, 3 और 8 11 बिल्कुल सही। 48 से 76 तो 28 प्लस हुआ है इसमें। ये क्या श्रृंखला, अभी पता चलेगी क्या श्रृंखला। पहले ये बताओ 28 प्लस हुआ है बिल्कुल। 76 से 135 24 54 और 5 59 प्लस हुआ, 59 प्लस हुआ। अब ये क्या पैटर्न है, इस बात को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ कि 5 में क्या प्लस कर दूं कि 3 आ जाए। सर 2 प्लस कर, -5 में +2 होगा तो -3 बचेगा। अच्छा -3 से 2 बनाना है तो कैसे पॉसिबल है सर, 3 तो ये जाएगा, 2 और बढ़ेगा, यानी कि इस बार +5 हुआ है। इस बार क्या हो रहा है, +5। 3 और 2 5 सही है। आगे बढ़ते हैं, 2 से 11 में देखें तो सर इस बार 9 प्लस हो रहा है, +9। ठीक है, 11 से 28 में देखें तो ये 7 और 1 17 प्लस हो रहा है, 17 प्लस हो रहा है। अच्छा 28 से 59 में देखें तो सर ये हो रहा है आपका 29 और तो 31 प्लस हो रहा है, 31 प्लस हो रहा है। अच्छा अभी आपको कुछ समझ में आया डिफरेंस करने पर, कुछ भी नहीं आया होगा तो आप ऐसा करो, आप डिफरेंस का भी डिफरेंस करो। जैसे कि 2 से 5 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर +3 का। 5 से 9 में कितने का डिफरेंस है, सर +4 का। 2 जुड़ेगा 3 आएगा, 5 जुड़ेगा 2 आएगा, सही तो है। 9 से 17 में कितने का डिफरेंस है, सर 8 का। 17 से 31 में डिफरेंस कितने का है, 17 से 31 में डिफरेंस आ रहा है 14 का। कुछ समझ नहीं आ रही ना बात, मेरी भी नहीं आ रही कहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस देखूं मैं तो +1 है, फिर +4 है, हाँ कुछ गड़बड़ चली है। -6 सर -6 होगा किसमें, सुने ना किसमें -6 के हैं, 44 -38 कुछ गड़बड़ ऊपर हुई है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा यही से शुरू हुई है गड़बड़, तभी नहीं निकल रहा है मुझे। सही कहता है, देख रहे हो इतनी मेहनत होती चलेगी, गड़बड़ शुरुआत सही हो गई थी। कोई बात नहीं है, अभी ऐसा करते हैं गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन सवाल ऐसे ही हो रहा है, ये तो आप समझ गए हो गया पैटर्न कैसे कर रहा है। 44 से 38 का डिफरेंस निकालो सबसे पहले, तो यहाँ पर 6 माइनस है, सही बात यही से गड़बड़ थी। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 8 और 3 11 प्लस है, यहाँ पर 26 और 2 28 प्लस है, यहाँ पर 24 और 30 54 और 5 59 प्लस है। लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आया, तो डिफरेंस का डिफरेंस। अब बताओ -6 से -3 पहुंचने के लिए आपने +3 किया होगा, -6 में +3 होगा तभी तो -3 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या किया होगा, सर यहाँ से यहाँ तक पहुंच, आज तो वही नहीं, इसलिए आपस में बात कर लो। हाँ बिल्कुल सही मांगी मैंने, वो करेक्ट कर दिया। तो इसमें से +3 करेंगे तो ये -3 बचेगा। अब इसमें से क्या घटाओगे सर, इसमें से जोड़ो, इसमें आप 5 तब ये 2 आएगा। अब इसमें क्या जोड़ोगे सर, इसमें जोड़ो 9 9 2 11। अब इसमें क्या जोड़ोगे सर, इसमें 9 और 8 17 जोड़ना होगा। इसमें क्या जोड़ रहा है सर, इसमें जोड़ रहा है 9 में से 8 गए, 1 5 में से 2 गए, 3 31 हो गया। समझ रहा है कुछ नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो +2 का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो 4 का है, यानी कि 2 का दुगना 4। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो 8 का है, यानी कि 4 का दुगना 8। अब 8 का दुगना 16 होना चाहिए, 16 17 में यदि प्लस होता तो ये 31 ना बनता, इसकी जगह पर 33 बनता। सही बात है। अच्छा ये 33 इस 28 में प्लस होता तो 8 और 3 11 की 1 हासिल 3 और 3 6 61 बनता, यानी कि ये 59 ना बनता 61 बनता। और ये 61 होता तो 76 में 59 थोड़ी प्लस होता, फिर 61 प्लस होता तो 6 और 1 7 बनता, 7 और 6 13 बनता, यानी कि 137 बनता, जबकि उसकी जगह 135 लिखा है। यही अलग है, यही गलत है। 135 ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बन जाता है। समय ज्यादा ले गया क्वेश्चन, लेकिन था वाकई 37 गलत है। आई होप सभी की समझ में आ गई होगी बात, अब ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रॉम दी एनालॉजी सादृश्यता से है। कहता है 83 का संबंध जिस आधार पर 25 है, उसी आधार पर 29 का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए, कुछ लोगों के तो क्लिक कर ही गया होगा इतनी जल्दी से। हाँ लाजवाब क्वेश्चन था, बढ़िया से। 49 अजय कुमार ने आंसर करेक्ट दिया, बिल्कुल सही दिया है भाई, बहुत बढ़िया। प्रिया भारती करेक्ट है। हाँ मैं बात कम सुनता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डाउट की बात ज्यादा देखता हूँ। चलिए देखेंगे, इस 8 में से 3 को कर दो माइनस, कितना बचेगा 5। 5 का वर्ग को यहाँ लिख दिया है 25।
ऐसे इस 9 में से 2 को कर दो माइनस, कितना बचेगा 7। तो 7 का वर्ग को यहाँ पर लिख दो, यानी कि 49 49 करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही। आपको सर पहली में से दूसरी घटाई नहीं, ज्यादा में से कम घटाइए, हर बार वो आगे हो या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद है समझ में आने वाला। चलिए अगला सवाल देखें। एनालॉजी सही है लेकिन शब्दों की एनालॉजी है भाई, शब्दों की। सवाल कह रहा है पीलिया का संबंध यकृत जिस आधार पर है। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, जॉइंटिस, पीलिया मतलब जॉइंटिस इंग्लिश में कहते हैं, का संबंध लिवर से जिस आधार पर है। तो आपकी सामान्य जानकारी क्या कहती है? सामान्य जानकारी ये कहती है कि जॉइंटिस होता है पीलिया, वो बीमारी किसको इफेक्ट करती है? लिवर को करती है। आप जानते हैं इस बात को, लिवर को इफेक्ट करती है। अच्छा, तो इसी प्रकार क्या डायलिसिस गुर्दा को इफेक्ट करता है? नहीं, डायलिसिस तब किया जाता है जब गुर्दा खराब हो जाता है, उसे सही करने के लिए किडनी का। ददोरा कहते हैं, ददोरे हो गए ऐसे करके मेरे स्किन पर ददोरे यानी कि दाने हो गए, क्या वो त्वचा को इफेक्ट करता है? यस, मैं कहता हूं दाने हो गए, हम लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं। ददोरा मतलब दाने, ये पॉइंट्स खुजली टाइप कह सकते हैं, ददोरे उभरे हुए से होते हैं। तो यही है जो त्वचा को इफेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर आंसर डी लगवाएंगे, वैलेंटाइन हृदय को इफेक्ट करता है। वैलेंटाइन डे जिस दिन आता है उस दिन हृदय कई लोगों का टूटता है, तो कई लोगों का टूटता है वो बाहरी चीजें बनाई हुई चीज है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल एनालॉजी सही है, इस बार लेटर्स की एनालॉजी है। ठीक है, इस बार लेटर्स की एनालॉजी है। क्या कह रहा है? कह रहा है AB का संबंध नो से है जिस आधार पर, उसी आधार पर LM का संबंध किससे होगा, ये आपने बताना है। ये आपने बताना है। सबसे पहले आपको ABCD के नंबर्स याद हैं तो आपको पता होगा A 1 पर है, N 14 पर, तो यहाँ पर +13 हो रहा है कि नहीं? B 2 पर है, O 15 पर, तो क्या यहाँ पर भी +13 हो रहा है कि नहीं? कि सर बिल्कुल हो रहा है। तो फिर इसी तरीके से आप L और M में भी +13 कर दें। तो देखो L में +13 करते हैं। सबसे पहले भाई L होता है 12 नंबर पर, 12 और 13 25, 25 का मतलब Y होगा। सही बात तो ये है, आंसर आ गया, क्योंकि Y से शुरू होने वाला केवल एक ही विकल्प है, अन्य कोई है ही नहीं। लेकिन आप आगे भी बढ़िए, जैसे M 13 पर है, 13 में भी 13 ही जोड़ेंगे, 13 और 13 26 होगा, 26 का मतलब Z हो गया, कंप्लीट आंसर Y Z बन गया, क्योंकि ऑप्शन डी में दे रखा है, एकदम से कंप्लीट हो जाता है आंसर। समझ में आ गया? बचपन भी सही था, दांत टूट जाते थे दिल। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये तो थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ा दो, शायद इसी बन गई। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। ये भी विषम छांटने से रिलेटेड है। अब ये एनालॉजी के सवाल 2-3 किए थे लगातार, ये क्लासिफिकेशन का है, ये वर्गीकरण का सवाल है ये, लेकिन नॉन वर्बल सीरीज का वर्गीकरण है। सवाल ये कहता है कि निम्नांकित में से भिन्न आकृति चुनिए और वन आउट करना है, विषम को पहचान कर निकालना है, जो अलग है उसे ढूंढ कर निकालना है। तो है किसी के पास आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई सभी लोग, क्या आंसर बनेगा? ABCD 4 विकल्प में से कुछ लोग भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कारण भी तो होगा। अरे भाई कोई तो कारण होगा इसका। सर कारण ये है कि इसका जो एरो है वो सर्कल की तरफ जा रहा है, बाकी सब के एरो सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। नोटिस कर लीजिए, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा अलग हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प बन जाएगा आंसर। उम्मीद है सभी साथी समझ पाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये है अगला सवाल, अगेन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी एक गुण के आधार पर समान, अर्थात अपना एक समूह बनाते हैं, एक अलग है, उसी को ढूंढ कर निकालना। बताइए ठीक है भाई? हाँ जी बताएंगे जरा। 500 413 112 433 उससे विषम कौन सा? अजय कुमार है 500, कारण सर उसमें डबल जीरो लगाया, इसलिए डबल जीरो तो तुलसी में भी लग जाएगा भाई, बेटा तो क्या बोला हो जाएगा? नहीं, कारण ये नहीं। पहली बात तो आंसर समझिए, इसका आंसर है बी कॉम में। कारण ये है कि इसको छोड़ दो तो बाकी सब में डिजिट रिपीट हुई है, जैसे 0 और 0 रिपीट, 1 और 1 रिपीट, 3 और 3 रिपीट, बट इसमें 4 है, 1 है, 3 है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। बाकी सब में क्या हुआ है? रिपीटेशन, बारंबारता हुई है, रिपीटेशन हुआ है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, समझ में आ गई होगी बात सभी साथियों के। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। थैंक यू पर मिला। इसमें भी विषम छांटना है, बताएंगे अलग कौन सा है। अच्छा, ऐसे सवाल बेसिकली कैसे होते हैं जिसमें डैश लगाकर संख्या लेफ्ट में और राइट में दी जाती है। पहला दूसरे का गुणज होता है, या पहले में से दूसरा घटाकर, कोई और कारण जबरदस्ती कैसे बताएं भाई? कारण यही है। ठीक है, थैंक यू आपके डी सरोही। चलिए नोटिस करिए, 61 और 73 में डिफरेंस यदि हम देखें 9 और 3 बारे का है। 57 से 69 में डिफरेंस देखें तो 3 और 9 अगेन यहाँ भी बारे का ही डिफरेंस है। 42 और 29 में यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। 47 से 59 में डिफरेंस देखें तो यहाँ 12 का है। 12 का डिफरेंस है इन सब में, लेकिन इसमें कितने का है? 13 का। यही अलग है, यही विषम है, यही कमजोर है, जैसे हमें ढूंढकर निकाला। उम्मीद करते हैं सभी साथियों की बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। राइट, बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल। अगला सवाल कैलेंडर चैप्टर से आता है। सवाल कह रहा है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कौन सी तारीख बताइए? 23वीं तारीख को रविवार है।
ठीक है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये पूछ रहे हैं आपसे। देखो भाई, सप्ताह तो 7 दिनों का होता है, 2 सप्ताह है, 20 सप्ताह है या 200 सप्ताह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू आगे। इसलिए इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर तो 0 बचेगा, ठीक है। एक्चुअली 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो हमारे पास बचे कितने दिन थे सर? 4 दिन बचे। बस हमें 2 सप्ताह 4 दिन पहले जाना था, लेकिन अब आप 2 सप्ताह तो नहीं जाना, तो 0 हो गया, 4 दिन पहले जाओ। रविवार आ रहा है, इससे 4 दिन पहले मतलब पीछे जाना है, तो रविवार में से 4 घटा दो। कैसे घटता है पता है? रविवार को घटता है, शनिवार घटता है, शुक्रवार घटता है, बृहस्पतिवार घटता है, घटते 4 दिन, तो आप क्या आ गया? तेसर बुधवार। आंसर क्या आ गया? बुधवार आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है रविवार का जो कोड होता है वो 7 होता है, आप 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो जब आपको रविवार का कोड पता है तो आपको ये भी पता होगा 3 किसका कोड होता है? वेडनेसडे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप आसान तरीके से इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कोड याद है। समझ में आ गई बात सभी साथियों? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल कहता है 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो 1:45 पर घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि ये घड़ी है आपकी 12:30 बजे की बात हो रही है, तो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, पूरी घड़ी खाली है। उसने कहा 12:30 बजे, तो 12:30 बजे बेसिकली मिनट की सुई तो एग्जैक्टली 6 पर, लेकिन घंटे की 12 और 1 के बीच में आती है, तो भाई सही बात है। लेकिन उसने एक बात क्लियर कर दी कि 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर, ये वाली दिशा उत्तर बताइए। मैं इधर उत्तर लिखूं या इधर लिखूं? मैं अभी फिलहाल 12 वाली उत्तर लिख रहा हूं, उत्तर यानी कि नॉर्थ लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तथा मिनट की सुई दक्षिण में है, तो ये तो दक्षिण होता है, ये तो इसको दक्षिण में। इसका मतलब ये नॉर्थ यहीं पर मानना है, इधर दिशा मत मानना, क्योंकि दक्षिण क्या अपोजिट में होता है। आपको पता है ये ईस्ट होता है, मतलब पूरा आपको पता है ये वेस्ट होता है, इतना जान गए। अरे थोड़ी सी आगे बढ़ी, इसलिए उसने उसको नॉर्थ ही बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला, क्योंकि वो थोड़ी सी आगे बढ़ी। थोड़ी सी कितनी? जब बड़ी सुई 6 पर आ गई, आधा घंटा चल गई, तो छोटी सुई भी तो आधा ही घंटा चल रही होगी, यानी कि 30 मिनट। छोटी सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, 30 मिनट में 15 डिग्री आगे चली, 15 डिग्री आगे आ गई है। 15 डिग्री आगे आने से नॉर्थ नॉर्थ नहीं रहता है, नॉर्थ नहीं बदलता, 22.5 डिग्री के बाद बदलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पूछ ये रहा है 1:45 पर घंटे की सुई कहाँ होगी। आप मुझे एक बात बता देना छोटी सी, 1:45 पर घंटे की सुई पूछ रहा है, मैं मिनट की बनाऊंगा क्योंकि घंटे की पूछ रहा है। 1:45 पर देखो, मिनट की सुई 45 मिनट चलेगी, यहाँ होगी 9 पर, लेकिन घंटे की सुई 1:45 पर कहाँ होगी? सर यहाँ लगभग 2 के आसपास होगी, यानी कि अब ये वाली दिशा बीचों बीच आ रही है लगभग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट को ही हिंदी में कहा जाता है उत्तर पूरब। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट करते हैं सभी साथी समझ गए। एक बात और सुनो, जैसे ये 45 मिनट चली है, इसलिए घंटे वाली सुई 1 से 45 मिनट आगे आई होगी, तो 45 मिनट आगे आई होगी तो 22.5 डिग्री का कोण बनाई होगी, तो इससे काफी आगे चलेगी, इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। राम कुमार यादव, मुझे इस बारे में कुछ खास आइडिया है नहीं, इसलिए मैं आपके इस कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं आता है, आप लोगों ने भी कह के कैलेंडर और क्लॉक के सवाल करवाए, नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए सवाल ब्लड रिलेशन से आता है। चलो, कहता है ए सी का पिता है, बोलो कौन पिता? इसका ए, किसका पिता है? सी का। सी को नीचे ले लो, और डी बी का बेटा है। अब देखो ना, तो यहाँ डी आया ना ही बी, इसलिए छोड़ दो, आ गया बेटा। कह रहा है ई ए का भाई है, मैंने कहा कौन भाई है? इसका ई, किसका भाई है? इसका ए का, तो ए का भाई बना दिया ई। फिर कहता है सी डी की बहन है, कौन बहन है? सी, किसकी बहन है? डी की, यहाँ पर लिख दो। अच्छा ऊपर क्या है छोड़ी थी ना, डी बी का बेटा है, तो डी का ये रहा, डी बेटा है। अच्छा किसका बेटा है? बी का, ये तो ए का बेटा है, तो बी इसकी माँ होगी, ये इसका बेटा है, तो डी बी का बेटा लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। सारे पॉइंट कंफर्म है। अब कह रहा है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? तो बी के पति का भाई है ना ई, तो बी इसकी कौन लग रही है? ई की, सर भाभी। तो भाभी आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, इंग्लिश में इसको सिस्टर इन लॉ भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एवरीवन चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है, जैसे कोई घन बनाया, ठीक है, और उसकी सभी सतहों को पीले रंग से रंग दिया, सभी सतहों को पीले रंग से रंग दिया, यानी कि एक घन की 6 सतहें होती हैं, आप जानते हैं इस बात को। ये 6 की 6 सतह को पीले रंग से रंग दिया, जैसे ये ऐसे। अब मैं तो 3 ही रंग पाऊंगा क्योंकि मेरे को 3 ही दिख रही है, बाकी छिपी हुई है इसलिए, ठीक है। अच्छा, यदि एक घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा गया तथा इसे 27 बराबर भागों में बांटा गया। आपको पता है कुल छोटे घन निकालने का फॉर्मूला होता है n का होल क्यूब। अच्छा उसने पहले इसको रंगा, ठीक है, तुम्हें आता होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने देखा था उसमें था नहीं, इसलिए मैंने रखे नहीं, फिर आप लोगों ने डिमांड की तो मैंने रख दी, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ोगे उसको कोई नुकसान नहीं है। एक घन की सभी सतहों को पीले रंग से लगा, फिर 27 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कुल छोटे घन को कितने मिलेगा सर? 27। ये बराबर n क्यूब क्या होते हैं? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3। ये बात समझ पाए। पूछ रहा है तो कितनी सतह केवल एक रंग से रंगी हुई है? ऐसे घन बताने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, ठीक है। एक सतह रंगे घन जो होते हैं वो केंद्रीय घन होते हैं, केवल एक सतह रंगे घन जो होते हैं वो केंद्रीय घन होते हैं। उन्हें निकालने का फॉर्मूला 6n - 2 का होल स्क्वायर होगा। 6 n हमारे पास 3 है, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यानी कि 6 का गुणा 1 से हुआ, बराबर कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्यों चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आता है डायरेक्शन चैप्टर से। कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है।
कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो आप सबसे पहले दूरी निकालना चाहते हैं तो NESW का प्रयोग कर लीजिए। नॉर्थ से साउथ करता है, ईस्ट से वेस्ट करता है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। अब आइए क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दूरी लिखेंगे। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम में गया, पश्चिम यानी कि वेस्ट में, हमने उसको 12 किलोमीटर भेज दिया, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो दक्षिण मतलब साउथ में 3 किलोमीटर भेज दिया। और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर गया, पूरा मतलब ईस्ट में, हमने उसको 8 किलोमीटर भेज दिया। बस इतना ही चला है। अब क्या करें, तो अब आप नॉर्थ से साउथ काटेंगे, नॉर्थ पे कुछ है नहीं, ये कटेंगे। ईस्ट से वेस्ट काटेंगे तो 8 घट जाएगा, 12 में से कितना बचेगा 4। अच्छा, एक बार 3 बचाई है, उसे लिख ही लो। जब 2 वैल्यू बचे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और रूट डालना है, सिखाया था। ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, 16 और 9 25 हुआ रूट में, और अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर। आंसर 5 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, सही जवाब बन जाता है। क्या ये सही साथी से ट्रिपलेट होता है 4 3 का, जिससे 5 आता है, ये बात सही है, ठीक है। तो मुझे सेशन चाहिए, मेरा इसको 92 से 95 रहता है, बढ़िया था, मेहनत करो भाई, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, तब ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न श्रृंखला से है, यहाँ पर कॉमे लगने चाहिए थे, 1 कॉमा 2 कॉमा, उसके बाद यहाँ भी कॉमा। आपको बताना है इस प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह पर क्या देना। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस, दिशा क्या होगी, अरे दिशा की क्या दिक्कत है भाई, ये वैल्यू साउथ में बची थी, ये वेस्ट में बची थी, दिशा होगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दिशा भी पता चल जाता है, ठीक। चलिए देखिए, PE F छोड़ दिया भाई, फिर G लिख दिया, HIJK के छोड़ दिया भाई, फिर L लिख दिया, MNOP Q छोड़ दिया, फिर R लिख दिया। अब लिखेगा S, कितने लिखेगा, पहले 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, अब 6, ठीक है। तो S T U V W X छोड़ देगा, Y लिख देगा, ये बात है, तभी तो चाहोगे S U V W Y, S U V W Y, ऐसा ऑप्शन है नहीं। एक मिनट, T E F छोड़ा 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 4 के बाद छोड़ा, तो यहाँ 5 का 1 2 3 4, तो 5 W के बाद X छोड़ा, नहीं आएगा आंसर, नन ऑफ दीस आएगा भाई, D नहीं आएगा, E आएगा, E, नन ऑफ दीस आंसर बनेगा, E नन ऑफ दीस बनेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, S U V W Y, ये X है, S U V W Y चाहिए, वो भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब बन जाता है। सभी साथियों की बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, समझने की कोशिश करें ध्यान से सभी साथी। कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 9 है और ठीक बाद में 4 है। तो बेसिकली आप क्या देखना चाहते हैं, जैसे हम 934 पढ़ना चाहते हैं, तो 934 के पूरी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सॉरी 934 एक ये दिख गया, 934 और यहाँ नहीं है, यहाँ दिखाई देगा 934, और 934 यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई देगा 934, और 934 यहाँ तो है नहीं, ये दिखाई देगा 934। बताओ कितने 934 दिखाई दिए हैं, 4 दिखाई दिए हैं, तो 4 आपको ऑप्शन डी में गिवन भी है, आपका करेक्ट एकदम सही जवाब बन जाता है, डी यानी कि। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू, एवरीवन समझ में आ गई होगी, समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये है अगला प्रश्न फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बैठक व्यवस्था से है। सवाल कहता है 6 दोस्त हैं ABCD E और F, एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने बनाया घेरा और 6 दोस्तों को बिठाने का तरीका ये है 2, ये 4 और ये 6, कुल 6 हो गए। 6 दोस्तों को बिठाने का ये तरीका मैंने ढूंढ निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सवाल कहते हैं, कहता है A F के बाईं ओर दूसरा है, तो आप ऐसा करो F को बिठा लो कहीं, इसकी A इसके बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ आ जाना चाहिए। यहाँ सर ये रिकॉर्ड क्लास है, आज सर जी प्रैक्टिस सेट सेम है, आज का सेम है, आज का नहीं, तो आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड क्लास का मैं लाइव आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो सीधा A F के माइनस F के माइनस 1 2, दूसरा क्या है B C और D के बीच में। अब B को C और D के बीच में, B को C और D के बीच में ऐसे रखा जा सकता है, और कोई तरीका सर है एक तरीका, C को ऊपर रखा जा सकता है, D को नीचे, तो भी रहेगा। ये बात सही है, आप देख लेंगे, अभी उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मल चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है E D के बाईं ओर है, E D के बाईं ओर दूसरा, सर E D के बाईं ओर दूसरा, तो D के बाईं ओर 1 2, क्या E आ पाया नहीं, दैट मींस यहां D बैठना चाहिए, दैट मींस यहां C बैठना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो E D के बाईं ओर 1 2 दूसरे नंबर पर बैठ पाएगा, यस 100% ये सही बन जाएगा। बताइए पूछा क्या है, पूछा है F और A के बीच में कौन बैठा है, ये रहा F ये रहा A, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है E, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। मेरे सही समझ में चलो अगला सवाल इसी पर आधारित है। 21वां सवाल कह रहा है F के संदर्भ में C की स्थिति बताइए। आइए देखें, F के संदर्भ में C बाईं ओर 1 2 3 और दाईं ओर भी 1 2 3, बाईं भी तीसरी है C और दाईं भी तीसरा ही है, तो बाईं तीसरा या दाईं तीसरा कोई भी आंसर लग जाएगा, बाईं तीसरा या दाईं तीसरा, बाईं को तीसरा, ऑप्शन डी में दे रखा है, हमारा सही जवाब है। हाँ जी बिल्कुल, पेपर के हिसाब से ये प्रश्न चुने जाते हैं आपको करवाने के लिए, ठीक है। हम आप घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर पढ़ने बेटा जी बहुत मेहनत करते हैं माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, आप भी करेंगे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, which of the following diagram best depicts the relationship between inductive, deductive and dialectical methods। अच्छा हिंदी में पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम आगमनात्मक, निगमनात्मक और द्वंद्वात्मक विधियों के बीच संबंध दर्शाता है, ऑप्शन ए बन जाएगा, दोनों विधियां इसके अंदर बिल्कुल सही, एक करेक्ट विधि का होता है। चलिए अगला सवाल देखें, 23वां सवाल करा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट,
हमें वो ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। वो कौन सा है? लाइन, तो LION बन जाएगा, लोन बन जाएगा, नेशन बन जाएगा, पूरा लिखा है नेशन, लोशन लग रहा है बन जाएगा लेकिन बनेगा नहीं, पता है क्यों? लोशन में ओ की संख्या कितनी है? 2, जबकि इस शब्द में ओ केवल और केवल कितनी बार आ रखा है जी? एक बार। ये आपकी आंखों का टेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझना की सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब शब्द है कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली है, उंगलियां हैं, तो आप इनका एक सार्थक क्रम तो बता ही सकते हैं। अच्छा एक चीज सोचो, कंधा, हथेली, उंगली, ये सब हाथ का ही तो हिस्सा है साथ। तो कंधा सबसे ऊपर होता है, तो कंधा उसने हमको कहा दिया 1 नंबर पे, क्या 1 नंबर से कोई भी विकल्प शुरू हो रहा है? नहीं, इसका मतलब सबसे ऊपर से नहीं, आप सबसे नीचे से शुरू करें। सबसे नीचे क्या होती है? सब उंगलियां, उंगलियां मतलब हो गया 5, क्या 5 से शुरू होने वाले विकल्प हैं? अरे सर 1 ही तो है, आंसर आ गया बी। वैसे मैं चेक करा रहा हूं भाई, सबसे पहले उंगलियां 5, उसके बाद हथेली यानी कि 4, हथेली से ऊपर आगे ये आपकी कलाई यानी कि 2, कलाई से ऊपर आगे कोहनी यानी कि 3, और उससे भी ऊपर आगे तब आएगा कंधा यानी कि 1, 54, 231, 54, 231 एग्जैक्टली क्रम दे रखा है, आपका सही जवाब बन जाता है। मेरा सभी साथियों की बात समझ में आ गई, राइट, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। बोला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, जी हाँ, वो भी इंग्लिश की डिक्शनरी जो हम सभी लोग अक्सर देखते हैं और देखना भी जानते हैं। डिक्शनरी लिखने का तरीका, जैसे सी से शुरू होने वाला शब्द है तो सी वाले पेज पर पहुंचे, हमने देखा यहाँ पर तो सारे के सारे ही सी से शुरू हो रहे हैं, सी वाले पेज पर पहुंच भी जाएंगे तो वहां पर इनमें से पहला कौन दूसरा कौन कैसे पता चलेगा? आपको पता है। इसके बाद हम अगला लेटर देखते हैं, वो ये तो सभी में वो दे रखा है, तो जो कॉमन है ना कॉमन, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। आगे बढ़िए, ये एम एन 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 यू में छोटा कौन? किसन है, तो एक तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा निकलेगा, ये 5वें नंबर पे जाएगा, ये पक्की बात है। सबसे आखिरी में 5 नंबर जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा तीसरा चौथा निकालना है, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, तो देखो टी सब में कॉमन है, हटा दीजिए, ये आई है, ये ई है, ये ए है, ये आई है, तो ए सबसे छोटा पहले नंबर पे, फिर ई आएगा दूसरे नंबर पे, अब आई इसमें भी है, इसमें भी है, एन इसमें भी, यू है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, तो ए पहले आएगा तीसरे नंबर पे, जो बच गया वो चौथे पर, पांचवा हम लगा ही चुके थे। बताइए जरा पहले नंबर पे क्या लगाते हैं? सर बी, दूसरे नंबर पे लगाते हैं 2, तीसरे नंबर पे लगाते हैं 1, चौथे नंबर पे लगाते हैं 4, पांचवें नंबर पे लगाते हैं 5। यानी 32 145 ऑप्शन होना चाहिए। 32 145 ऑप्शन डी में दे रखा है, हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों की बात समझ में आ गई है। बताइए सभी समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, मतलब देखिएगा इसमें आप है क्या, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ये ऐसे करके लाइन है, ये ऐसे, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये लाइन है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर। चलिए बताइए भाई, ये है 5 2 7 क्वेश्चन मार्क 3 1 4 5 2 और उसकी वैल्यू 15 7 13 यहाँ पर लिखी हुई है, ऊपर से जोड़ा घटाया जो भी है, ठीक है। विशाल शर्मा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर ऐसे ही बताया जाता है बिना ऑप्शन के। मैं डायरेक्ट बताऊं, 7 21 + 5 63 कितने होते हैं? 189 + 5 194 आंसर आ गया। बट मुझे मालूम ये नहीं है, ऑप्शन नहीं दोगे तब तक आंसर सीएटी होगा, है ना। फिर चलती क्लास में ऐसे थोड़ी ना किसी क्वेश्चन देना होगा, वैसे मैंने जवाब दे दिया, बोल दिया कि नहीं सीएटी आता है बिना ऑप्शन के। हाँ बिल्कुल, डेली क्लास लाइव चलती है शाम को 5 बजे, ठीक है। चलिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, 7 एकदम 7 गुणा कर लिया, और 7 दूनी 14 गड़बड़ हो गई, ऐसे ऐसे नहीं, 7 दूनी 14 गुणा कर लिया, 7 दूनी 14, उसमें से 1 घटा दो 13, 2 पंजे 10, 10 में से 3 गया 7, 5 चौके 20, 20 में से क्या घटाना चाहिए सर? 5, 20 में से 5 गया 5 घटेगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। मुझे सभी साथी समझ पड़ गया इसको, ठीक। चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा पेज पढ़ाकर मुझे और आपको पढ़ाना। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है अगला। मिसिंग नंबर से सवाल है, आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या है, ठीक है। आप बताइए चलिए नोटिस करिए, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 9 का वर्ग लिखा है, ये 7 का वर्ग, लेकिन इससे होगा क्या? हमें तो ऊपर चाहिए। नोटिस करिए 12 चौके 48, 16 चौके 64, 4 का गुणा है तो 15 चौके 60, यहाँ पर 60 आना चाहिए, 60 जो कि ऑप्शन पिछला कौन से में दे रखा है? बी बॉम्बे में दे रखा है, हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ये सभी समझ पाए हैं ना सर आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। फिर अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है सर? तो मना क्या था, क्या मना क्या था? अगला सवाल फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से आता है। इस बार 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए वृत्ताकार घेरा मैंने यहाँ बना दिया। 8 लोगों को बिठाना है तो मैंने 2 4 6 8 लोगों को ऐसे बिठा दी। आपको दिक्कत इसमें? अच्छा सवाल कह रहा है बी जी और डी के बीच में। लो मैंने बी को जी और डी के बीच में बिठा दिया, लेकिन आप भी जानते हैं जी डी की जगह आ सकता है, डी जी की जगह आ सकता है। जानते हैं इस बात को? बी तो फिर भी बीच में ही रहेगा, है भैया है स्टूडेंट्स में, बता क्या बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आ सकता। क्या है एच बी के बाएं तीसरा, जैसे ये भी है, इसके बाएं 1 2 3 यहाँ पर आना चाहिए एच, एच बी के बाएं तीसरा और ए के दाएं दूसरा, कौन? एच। इसका मतलब ए यहाँ होगा, उसका दायां 1 2 दूसरे नंबर पे यहाँ गया एच। समझ कैसे? आगे कह रहा है कि सी ए और जी के ठीक बीच में, ये तो जी है, क्या ए और जी के बीच में सी आ पाएगा?
सर यहाँ ए है, इसका मतलब जी को उधर ले जाओ, कहाँ डी की, जी को ले जाओ डी की जगह पर, डी को ले आओ जी की जगह पर। क्या अब सी ए और जी के बीच में आ पाएगा? यस सर आ पाएगा। लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, कह रहा है बी और एफ एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, एफ इसके सामने नहीं आएगा, यहाँ जो बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच में बच रहा है डी डी ई ई बच रहा है, तो वो अपने आप खाली जगह पर आप चुपचाप बैठ जाएगा, डिस्टेंस करेगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पत्ता गोभी में आगरा सही, आपने सही पहचाना। इसमें क्या कसम क्यों खिला रहे हैं सर? आपको मेरी कसम है, आप बता दो क्या आगरा से? हाँ बिल्कुल आगरा से, आपने सही पहचान लिया, हो सकता है आप मुझसे पढ़ गए। चलिए क्या है जी के दाएं चौथा, ये जी है इसके दाएं, 1 2 3 4, चौथा कौन है सर? एच, ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। पत्ता गोभी ये देखिए उसी की इंग्लिश है, उससे अगले सवाल की तरफ पढ़ रहे हैं। अच्छा आपने देखा था पत्ता गोभी, देखा आपने पहचाना। डी के बाएं तीसरा कौन है? डी के बाएं तीसरा, ये डी है इसके बाएं, 1 2 3 कौन है बताओ? ई, आंसर बनेगा ई। डी के बाएं तीसरा ई, ऑप्शन में नहीं, डी के बाएं 1 2 3 तीसरा ई आ रहा है। फिर से ऐसा कर लो भाई, ऑप्शन को इसे चेंज कर लो, क्योंकि हमने तो गलत किया नहीं है, इसी ने गलत पूछ लिया होगा। दायां पूछना चाह रहा हूँ, दायां, डी के दाईं ओर तीसरा, डी के दाईं ओर तीसरा। इंग्लिश में भी कर देते हैं, हु इज दैट टू दी राइट, राइट कर दो उसको, ठीक है, अभी सही होगा नहीं तो होगा नहीं, चिंता मत करो, हमने बिल्कुल सही बना रखा है, उसमें नहीं कर। फिर सी आ जाएगा ये ऑप्शन, ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? सी क्यों बन जाएगा? देखो देखो देखो, डी के दाईं ओर 1 2 3 कौन है? सी, तो सी हो, या हम इस एफ को ई बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। फिर से मिसिंग नंबर से आया अगला सवाल फिर से मिसिंग नंबर से आया। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ई के एफ को एक बार देखें, चलो देख लेते हैं। डी के बाईं ओर लिखा ना, डी के बाईं ओर तीसरा, ये है डी, इसके बाईं ओर तीसरा 1 2 3, तो ई है नहीं, ई हमें इस विकल्प में मिला नहीं था, इसलिए हमने माना कि गलत है। नहीं दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपने समझ में नहीं आता, दोबारा सवाल बनाने की जरूरत है, आप कहते हैं तो क्या दिक्कत है? ये लीजिए 2 4 6 8 लोग हैं, उसके बाद बी जी और डी के बीच में है, बी को जी और डी के बीच में बिठा दिया, फिर क्या एच बी के बाएं तीसरा, बी के बाएं 1 2 3 एच आ गया, और ए के दाएं दूसरा है, तो ए के दाएं 1 2 दूसरा भी आ गया, कौन? एच। सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में आ गया, बी और एफ एक दूसरे के सामने नहीं है, तो सामने नहीं आएगा, एफ एफ यहाँ पर डी आ गया, या तो ये हो सकता है उसके बी और एफ सामने नहीं है, हो सकता है सामने हो, लेकिन ये तो बनाया उसके हिसाब से, तो ये है, ठीक है, ई ही होगा। और चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, ये देखेंगे ध्यान से। तो मिसिंग नंबर का सवाल है, आपको बताना है स्पष्टवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। पिछले साल तो छोड़ो, मैंने बिल्कुल सही करवाया आपको, आप घबराइए, ठीक है, उसके उसको कुछ मिसप्रिंट की कोशिश बिल्कुल परफेक्ट है, कैप्टन भी कह रहा है। तो कोई माने या न माने, लेकिन बात कर रहा है सर, मान थैंक यू। लेफ्ट साइड गलत है, नहीं पूरा सही है। देखो उसने कहा डी, डी तो मैंने बाद में किया ना राइट, मैंने बाद में राइट किया है, कि मैंने लेफ्ट था, लेफ्ट डी का लेफ्ट, मेरा डी इसका लेफ्ट, 1 2 3 कौन मिलेगा? सर ई ऑप्शन में है क्या? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से दायां मिटा दिया, लेफ्ट मिटा दिया, दायां लिख दिया, दायां है वही राइट, क्या ये राइट, मैंने कहा ये मिस्टेक हुई होगी प्रिंटिंग मिस्टेक। अब बताओ डी के राइट में तीसरा कौन? मेरा डी, उसका राइट 1 2 3 सी है, सी ऑप्शन में इसलिए लगाया मैंने। तो कंफ्यूज होते हो, मुझे भी करवा देते हो, ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब दे रहे थे, बेसिकली इसमें कुछ नहीं होना है, 27 और 18 को जोड़ लो, देखते हैं जोड़कर पहले 27 प्लस 18, ऐसे ही ये 12 और 13 को भी जोड़ लो, 12 प्लस 13, और इसमें से घटा, चलो 7 और 8 15 की 5 हासिल है, 3 और 1 4 45 माइनस, तेरे बारे 25 हो गए, बराबर आ गए 20, बनना है आंसर 20। ऐसे ही इसे देखते हैं, ये 16 और 12 जोड़ो, जोड़ते हैं 16 प्लस 12, और उसमें से माइनस कर दो, क्या 6 और 9 को जोड़ दो, 6 प्लस 15 हो गए, 16 वाले 28 हो गए, 28 में से 15 घटा दें, कितने बचेंगे? 13, क्या इसका 13 लिखा है? बिल्कुल। ऐसे ही इस 10 और 11 को जोड़ो, 10 और 11 को जोड़ोगे, 10 प्लस 11, उसमें से घटा दो, क्या 5 और 4 को, 5 प्लस 4 को घटा दो, यानी कि 9 को घटा, 21 में से 9 घटा दो, ये बचेगा आपका 12, 12 बचेगा, 12 में 21 सही, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। एवरीवन समझ में आ गई सभी साथियों की ये बात है, बताओ जल्दी से। आखिरी मेरा सवाल सही था, आपने पूरा नहीं किया, चले लो आ जाओ भाई, सब लोग सवाल ही पढ़ो मेरे साथ, चलो मैंने इसको आपके लिए मिटा दिया। आखिरी जी आप बताओ, आप बताओ, मैं चेक करवाऊँ आपके लिए, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? मेरा ये सही बनाया है? पहले बताओ, जल्दी बताओ, इससे संतुष्ट है? मैंने ये सही बनाया कि नहीं बनाया? जल्दी से बताओ। अरे खाना तो बोलो जल्दी से, सही बनाया है? अच्छा ये सही नहीं बनाया, आप बताओ आपके हिसाब से कैसे? मैंने ये दूसरी बार बनाकर दिखाया, आपके हिसाब से कैसे? ये सही बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपने? जल्दी से मैंने वही कर दिया, आप एक बार तसल्ली से करके देखिएगा इस सवाल को। चलो अगला सवाल देखेंगे, चिन्हों तथा संख्याओं में निम्नलिखित चार में से कौन से विनिमय दिए गए समीकरण को सही बनाएंगे? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, विशाल 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 विशाल। चलो देखो, प्लस और गुणा को चेंज करने की क्या है? तो गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा लगाओ, 16 और 4 को चेंज करने की क्या है? 16 की जगह 4, 4 की जगह 16, 16 दूनी 32 होगा, 32 में 6 जोड़कर 4 नहीं आता, गलत है। प्लस गुणा को चेंज करने की क्या है? यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ गुणा, 2 4 को चेंज करने की क्या है? यहाँ 2 यहाँ 4, 4 दूनी 8 और 6, 8 और 6 14 होते हैं, 16 नहीं होते, ये भी ऑप्शन है।
प्लस और इंटू को चेंज करने की कह रहा है, प्लस यहाँ कर दो, इंटू यहाँ कर दो, 4 और 6 को चेंज करने की कह रहा है, यहाँ 4 यहाँ 6 कर दो, 6 दूनी 12, 12 और 6 16, करेक्ट आंसर बन गया सी। सभी साथी समझ पाए इसका, क्लियर हुई बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल, आप मिलाइए ऑफिस आकर सत्या, ठीक है। मैं वहां पर नहीं हूँ एक्चुअली, संदेश नहीं पहुंच सकता। एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उससे 2 गुने बोल बैठा, जितने प्राप्त हुए उससे 2 गुने बोल दिया, 2 गुने, ठीक है। यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, 48, तो बताइए कि वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए? देखो भाई, वास्तव में 12 प्राप्त हुए होते तो उसने 24 बोले होंगे, दुगने होगा। 12 और 24 कितने होते हैं? 36, हमें कितने चाहिए? 48। वास्तव में 16 प्राप्त हुए होंगे तो उसने दुगने होंगे, 16 दूनी 32 बोले होंगे, 32 और 16 जोड़े कितने होते हैं? 48। आंसर हो गया पी। ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरा भी तरीका पता नहीं समझ। वास्तविक अंक प्राप्त हुए उससे x, उसने दोनों बोले तो 2x बोले होंगे। सही अंक और गलत अंक का योग कितना होना है? 48, तो ये 3x बराबर 48 हो गया भाई। 3x 48 हो गया, तो x कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 6 18 16 हो गया। x हमने सही अंक माने थे 16 थे, 16 आंसर बी दिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देख रहे हैं। एक परिवार में एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, उनके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। बहुत बड़ा परिवार है, जैसे मोहल्ला घोषित कर देना चाहिए कम से कम। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताओ। आप गिनो भी पुरुष ना, आप गिनो भी पुरुष, फिर गिनते क्यों महिलाओं? ठीक है, आइए देखिए। जैसे परिवार में एक पुरुष है, तो एक पुरुष ये होगा, उसकी पत्नी है, मैं नहीं गिनूंगा। उनके 4 पुत्र हैं, पुत्र गिनूंगा। उनकी भी पत्नियां हैं, मैं पत्नियां नहीं गिनूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं किसी की पत्नी से। क्या प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं, यानी कि 4 पुत्र। प्रत्येक पुत्र में 3-3 बेटे हैं, जो 4 किया 12 बच्चे हो गए, 12 बेटे हो गए, नहीं। और एक बेटी की, बेटी से कोई मतलब नहीं है। खत्म क्वेश्चन, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? 12 और 4 16 और 1 17, यानी कि पुरुषों की संख्या है 70। ऑप्शन डी इज द। आपकी बात समझ में आपको नहीं बताइए, सही परिवार की बात असल काम बहुत अच्छे होते हैं। सही परिवार आपस में सुख तो सभी बांट लेते हैं, दुख भी बांट लेते हैं, सपोर्ट बनकर खड़े होते हैं। असल कहाँ है? चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल आता है रैंकिंग फैक्टर से। सवाल कहता है कि लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16 है, ये रहा रमन, ये दाएं से 16वां है, तो मैंने रमन को दाएं से 16वां 16 बना दिया। दीपक बाएं से 16वां है, ये रहा दीपक, मैंने दीपक को बाएं से यानी लेफ्ट से 16वां बना दिया। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं क्योंकि कुल का 1/3 है। तो बताए कुल कितने? तो अभी बढ़िया बात है, कुल का 1/3 बीच में बिठाएं, पूछा कुल कितने? वैसा करो, कुल कितने हैं ये मान लो गणित वाले मास्टर साहब की तरह कि माना कि कुल विद्यार्थी कुल लड़के x है, x पर ठीक है सर। दोनों के मध्य है उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है, तो कुल तो x था, तो x का 1/3 निकाल दो, कितना हो जाएगा? ये मध्य में बैठे। अब क्या करना है आपको? बताना कुल कितने हैं। यदि दीपक लेफ्ट से 16 है तो यहां से यहां तक कितने लोग हो जाएंगे? 16। रमन राइट से 16 है तो यहां से यहां तक कितने लोग हो जाएंगे? 16। बीच में बैठे हैं x/3, ये सब जुड़ जाए, टोटल आ जाएगा। चलिए टोटल निकालने के लिए ये वाले लोग कितने थे? 16। मध्य में कितने बैठे थे? x/3 बैठे थे, और ये वाले लोग कितने थे? ये 20। टोटल हमने कितना मान रखा था? x, ये x/3 इधर आप माइनस हो जाएगा, ये 16 और 16 32 हो जाएगा, जोड़कर 3x में से 1x है तो 2x/3 बचेगा, बराबर 32 हो जाएगा। 2 से कट गया 16 हुआ, ये 16 दिया 48 हो गया, 48 आपका आंसर आ गया। पंक्ति में कितने लोग? 48 है, 48 ऑप्शन से हो जाएगा, करेक्ट बात कह रहे हैं। देखो 1/3 बीच में बैठे हैं, इसका मतलब 2/3 लेफ्ट राइट बैठे हैं, लेफ्ट में 16 राइट में 16, 16 16 कितने हो गए? 32। 2/3 बराबर 32 है, 2/3 भाग बराबर 32 है, तो एक भाग जो कि कंप्लीट होता है बराबर होगा 32/2 गुणा में 3, ये 16 दिया 48। कैसे करें? मैथ लगा लो, इसलिए क्या दिक्कत है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आखिरी सवाल आज की क्लास का, आपको इसमें आयत लेते हैं, बस एक बार याद रखना चलो, प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है। लास्ट किसी क्लास में आरपीडी शुरू हुई है सर, प्लीज क्यों में प्रॉब्लम है, अब क्या करें बताइए? सर पढ़ा रहे होंगे आप, पढ़ो ह्यूमन टाइस है ना, वहां प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। लग गया मैच पैटर्न। आयत कितने? एक आयत, दूसरा आयत, और यहां से यहां तक पूरा, तीसरा तीनों, ये चौथा, ये पांचवा, और ये पूरा, ये वाला सातवां, और यहां से यहां तक 8वां, और यहां से पूरा वाला 9। नो आंसर होगा 9, यानी कि ऑप्शन होगा ए। क्या सभी साथी इस बात को समझते हैं? दस नहीं होगा 9। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कैसे लगी आज की क्लास? ये जरूर बताइए, कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पर आप शाम को 5 बजे मेरे साथ रह रहे हैं, बाकी कई समस्याओं का समाधान इस प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। क्लास ध्यान, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत बहुत करके बता दीजिएगा मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं बाला चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार में।